नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन पारा बिहार की सियासत का भी कुछ कम चढ़ा हुआ नहीं है। जी हां, लगातार राहुल गांधी जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों पर बात कर रहे हैं, विचारों की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें भले ही उन्हें उस तरह की सफलता ना मिल रही हो, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। आज जेडीयू के कई नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण नाम हैं। इसमें भागीरथ मांझी जो कि जेडीयू में थे, माउंटेन मैन जो हैं दशरथ मांझी, उनके पुत्र हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। अली अनवर साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा मनोज प्रजापति हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। और तीनों को ही अगर माने हम तो एक दलित समाज से आते हैं, एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और दूसरे माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली में भी एक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निगत अब्बास जो हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है कांग्रेस को। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं निशांत, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और इसके अलावा फ्रैंक हुजूर से लेकर कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन थामा है। और कांग्रेस का दामन थामकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि क्यों उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, कि वो बटोगे, कटोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, कि जो बीजेपी का जो नारा था इस वजह से निगत वहां साथ में उनके नहीं खड़ी रह सकती थी, और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। और दूसरे लोगों ने कहा कि कांग्रेस लगातार, खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उससे वो खासे इम्प्रेसिव हैं। आपको ये पता ही होगा कि महू में किस तरह से कांशीराम जो हैं, उनकी जो बहन है, उन्होंने मंच साझा किया था राहुल गांधी के साथ। तो लगातार राहुल गांधी जो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें उनके आसपास भी कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। यानी कि पॉलिटिकली उन्होंने तमाम लोगों को, विचारों की अगर हम बात करें तो कहीं पीछे छोड़ दिया है। समाजवाद से लेकर जातिगत जनगणना से लेकर ये जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राहुल गांधी एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें अब लगातार उनको सफलता हासिल हो रही है। लोकसभा में 240 पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी, और अब लगातार देखें तो इन पूरे मामलों पर वो बैकफुट पर ही नजर आ रही है। और दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी राहुल गांधी आज वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने वहां पूजा अर्चना की, और उसके साथ साथ संदीप दीक्षित के लिए एक तरह से उन्होंने वोट मांगे। गोल मार्केट वो गए, इसके अलावा गोलडाखाना वहां पर वो गए, जहां पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनौती दी है यहां पर पहुंचकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ये सीट है। शीला दीक्षित को उन्होंने हराया था और संदीप दीक्षित के फेवर में उन्होंने आज वोट मांगे हैं। और शुरुआत कहां से की? वाल्मीकि मंदिर से। तो यहां से भी उन्होंने जो एससी वर्ग का वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की है। और आज वो दो जनसभाएं, पपड़गंज और ओखला, दो जगह पर आज वो अपनी जनसभाएं दिल्ली में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ ही दिन में शुरू होने जा रहा है बजट सत्र, और बजट सत्र में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर आपको ये पता है कि जो दो बैसाखियां हैं, नीतीश और नायडू, इन दोनों ही बैसाखियों पर टिकी हुई ये सरकार है। इन दोनों ही बैसाखियों ने जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था तो अपने एतराजात जताए थे, जिसके बाद इसको जेपीसी को भेजा गया था। लेकिन जेपीसी में जिस तरह से विपक्ष के सांसदों के साथ रवैया अख्तियार किया गया, खासतौर पर जगदंबिका पाल का जो रवैया रहा, वो सीधे तौर पर ये कहा गया उनकी तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से, ये ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी था और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया, जो 44 के 44 अमेंडमेंट्स उन्होंने मूव किए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 14 अमेंडमेंट्स जो एनडीए के सांसदों ने मूव किए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। और अब इस बिल को फाइनल ड्राफ्ट बनाकर इसको अब बताया जा रहा है कि पहले ही हफ्ते में जो बजट सत्र है उसमें पेश कर दिया जाएगा। और इससे वो एक तरह से जो एक विभाजनकारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसमें वो दिल्ली में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। लेकिन इन राजनीतिक रोटियां सेकने में नायडू और नीतीश
उनका कितना साथ देंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नायडू भले ही 5 साल अब उनकी सत्ता रहने वाली है, लेकिन एक बड़ा मुस्लिम वर्ग है जो उनको वोट करता रहा है। जिस तरह की योजनाएं चाहे मौज़िनों को लेकर हो या मस्जिद को लेकर हो, उनकी आंध्र प्रदेश में रही हैं। क्या वाकई में वो वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा मसौदा है, क्या उसको लेकर वो वाकई में कंफर्टेबल है? क्या वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे? और सेम सवाल नीतीश कुमार को लेकर भी है। नीतीश कुमार जिनके साथ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जिनको बीजेपी से लेकर आरजेडी, कांग्रेस सबसे चुनौतियां मिल रही हैं। कांग्रेस में कई बड़े चेहरे आज शामिल हुए, जेडीयू से, और खुद अंदरूनी उनको चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसे में एक बड़ा मुस्लिम वर्ग जो उनको वोट करता रहा है, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल में वो बीजेपी के साथ खड़े होकर क्या ये बड़ा रिस्क लेंगे? और क्या ये उनके लिए एक तरह से आने वाले वक्त में एक बड़ा सवाल नहीं पैदा हो जाएगा? तो सवाल ये उठ रहा है, क्या नीतीश नायडू बीजेपी का साथ देंगे या फिर ये दो बैसाखियां कोई बड़ा खेल करने जा रही हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा की हम शुरुआत करें। और कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उठने अब लाजमी हो गए हैं, खासतौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो फाइनल मसौदा तैयार किया गया है, जेपीसी ऐसा लगा एक खाना पूर्ति की गई एक तरह से, और जो कुछ उसमें हुआ वो सब हमारे सामने है। शुरुआत राकेश चचल जी आपसे मैं करना चाहूं, क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल के को लेकर दोनों मेहमान मेरे साथ हैं, राकेश जी भी हैं और अनिल सिन्हा जी भी हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा है, दोनों का ही मैं स्वागत करूंगी। सवाल राकेश जी आपसे मेरा कि जो वक्फ को लेकर हमने जो कुछ देखा, इसको अलोकतांत्रिक तरीके से बताया कि पूरी प्रोसीडिंग्स हुई, ये कहा गया कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी बताया गया। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है नीतीश और नायडू इसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे? क्या उनके लिए ये मुश्किल चुनौती नहीं है, या आपको लगता है कि कोई वो खेल करेंगे? क्योंकि जेपीसी में जब इसको भेजा गया तो उनको लगा कि चलिए फौरी तौर पर कम से कम उनको कुछ राहत मिल गई है, लेकिन अगर विपक्ष ये कहे कि उनकी एक भी बात को नहीं माना गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सवाल खड़ा करें, तो क्या सवाल नीतीश और नायडू की पॉलिटिक्स पर नहीं खड़ा होता है? धन्यवाद बुशरा जी। देखिए, मामला वक्फ का ही नहीं है, मामले बहुत जुड़े हुए हैं भविष्य की राजनीति से, जिसमें नीतीश और नायडू की अग्नि परीक्षा होने वाली है। अभी आप देख रहे हैं कि कुंभ में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो हमारा राजधर्म है और जो धर्म की सत्ता है, वो राज सत्ता का अभिषेक करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आग की जरूरत है, और ये आग भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से जलाए हुए है, और खास तौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर के वक्फ के मामले में जिस तरह से उसका इरादा है, वो बहुत खतरनाक इरादा है। और इस इरादे को देखते हुए स्थिति ये बन गई है कि जेपीसी में जाने से वक्फ के इनके जो मसौदे पर कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा है। सारे संशोधन तो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष का तो सारा सुझाव खारिज कर दिया गया है। यानी वो चाहते हैं कि इस वक्फ कमेटी में, वक्फ बोर्ड में कैसे भी हो गैर मुस्लिम लोगों का नियंत्रण हो जाए। और इसके जवाब में ये लड़ाई केवल दिल्ली में नहीं लड़ी जा रही, ये लड़ाई आप देखें संगम में भी लड़ी जा रही है। वहां जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसको अब हमारी धर्म संसद ने एडॉप्ट कर दिया है। वहां इसके वक्फ बोर्ड के जवाब में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठ रही है, और ये एक तरह से राज सत्ता के सामने धर्म की सत्ता का समर्पण है, और उनके इशारे पर कठपुतली बनने जैसा है। अब सवाल है नायडू और हमारे नीतीश बाबू क्या करेंगे इस मुद्दे पर। तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की जो छद्म धर्मनिरपेक्षता थी, वो उसी दिन खुल गई जिस दिन उन्होंने INDI को छोड़ा, इंडी गठबंधन को छोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके सत्ता में आए। अब स्थिति यह है कि उनकी ईंटें दरकना शुरू हो गई हैं। मैंने बहुत पहले, आपको याद हो, कहा था कि जेडीयू चुनाव से पहले टूटना शुरू हो जाएगी, और उसका बिस्मिल्लाह हो गया। आपने देखा कि अभी कुछ लोगों ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। स्थिति ये आने वाली है आने वाले दिनों में कि अगर नीतीश बाबू ने अपनी बैसाखी इस मुद्दे पर न हटाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, अकेले खड़े हो जाएंगे, जैसे कि किसी जमाने में शरद पवार की स्थिति, शरद यादव की स्थिति हुई थी, वो नीतीश बाबू की होने वाली है। नीतीश बाबू के साथ खड़े हुए लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में किसी जमाने में अकाली दल को समाप्त किया, वैसे ही पिछले दिनों महाराष्ट्र में
शिवसेना के टुकड़े किए, एनसीपी के टुकड़े किए, ऐसे ही वो जेडीयू को भी खा जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के आक्रमण, संभावित आक्रमण से बचने के लिए लोग कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। और सिर्फ जेडीयू के लोग ही नहीं, देश में इस समय जो विमर्श है वो दलितों का विमर्श है। दलितों ने पिछले 10 साल में जो भुगता है इस देश के अलग अलग राज्यों में, वो सबके सामने है। और उन्हें समझ में आ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के छाते के नीचे खड़े होने से उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्हें कोई ना कोई विकल्प तलाशना ही पड़ेगा। अब दिल्ली के चुनाव की आप बात करना, तो दिल्ली में एक जमाने में आम आदमी पार्टी ने दलितों को एक आस बधाई थी कि वो कांग्रेस का विकल्प हो सकते हैं, और दलितों ने उनका साथ भी दिया, 2 बार सरकार भी बनवा दी। लेकिन अब स्थितियां दिल्ली में भी पलट रही हैं, धीरे धीरे बाजी बदलती दिखाई दे रही है, और दलित छिटक करके वापस कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, जिसने कि दलितों के लिए पिछले 60 साल में जो बन पड़ा, संविधान के दायरे में जितना संभव था उतना किया, और भविष्य में करने की बात भी कर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर या जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने अभी तक कोई अपना कदम पीछे नहीं खींचा है। जिन मुद्दों पर लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की थी आम चुनाव से पहले, 2023 से पहले, उन पर वो कायम है। जबकि आप देखें कि आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे हमारे टीडीपी हो, इनके जो स्टैंड है हर मुद्दे पर लगातार बदलते हैं, आए दिन बदलते रहते हैं। तो अब विश्वास का संकट है दलितों के सामने। जो दलित छिटक करके बीएसपी में चले गए थे, या जेडीयू के साथ खड़े हो गए थे, या आम आदमी के पार्टी के साथ खड़े हो गए थे, वो अब इस चिंता में हैं कि क्या इन दलों के अलावा भी कोई विकल्प है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब इस सारी चुनौतियों का मुकाबला केवल और केवल कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। तो उसके पीछे खड़े होने में ही उनकी भलाई है। महू में कांग्रेस की जो रैली हुई है, उसमें माननीय जो काजन सिंह राम थे, उनकी बहन का उपस्थित होना इस बात का सबूत है कि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो मध्य प्रदेश का दलित हो, चाहे उत्तर प्रदेश का दलित हो, चाहे हरियाणा का दलित हो, वो कांग्रेस की ओर आशा भरी नजर से देख रहा है कि उसे बचाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर नायडू और नीतीश बाबू ने अपनी स्थिति स्पष्ट न की, तो विधानसभा के चुनाव बिहार में जब होंगे, उसके पहले नीतीश बाबू की पार्टी के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा बीजेपी के पास खड़ा दिखाई देगा, दूसरा कांग्रेस की ओर। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और जो देश की फिलहाल स्थिति है, अनिल सिन्हा जी, राहुल गांधी एक विचारों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग खुद कांग्रेस में जो शामिल हैं, वो उनके साथ ना खड़े नजर आएं, या बहुत सारे लोगों को जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो उनको समझ ना आए, या उसके साथ वो खड़े हुए ना नजर आए। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी गर्मी फुल देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी अगर दिल्ली में होते हैं तो भी वाल्मीकि मंदिर से शुरुआत करते हैं, मुस्लिम एरिया में जाते हैं, या उन एरियाज में जाते हैं जहां पर एससी वर्ग बड़ी तादाद में है। दूसरी तरफ जेडीयू के नेता शामिल हो रहे हैं, और उसमें भी आप ये देखिए कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये अलग अलग नेता जो है वो बड़े चेहरे हैं जो शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वक्फ को लेकर भी एक स्टैंड लिया हुआ है कांग्रेस ने। और इस सब में नीतीश और नायडू एक तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता, जाहिर सी बात है, वो छोड़ना नहीं चाहते, और सत्ता में बने रहेंगे तो बीजेपी के साथ, वो इस पर उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस सबको, और आने वाले बिहार और दिल्ली के चुनाव को भी? जी, ऐसा है कि मुझको लग रहा है क्या कि देखिए, जो बिहार में चल रहा है उसके पीछे है क्या कि जो पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा से, उसका अब जो है ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट पार्टी करने लगी है, स्ट्रक्चरिंग जो है। क्योंकि बिहार में अभी भी 60% से ज़्यादा उनका एक ही कास्ट से कहा जाता है कि उनका जो ऑफिस बियरर्स है वो एक खास कास्ट का है, अपर कास्ट। और जो पार्टी है, पार्टी ने अपनी नीतियां बदली, लेकिन नेतृत्व जो है उसका अभी तक नहीं बदला था। और वो नेतृत्व कैसा था? बिहार का जो भी टॉप ये क्या कहते हैं कांग्रेस लीडरशिप है, उसमें भी जो चीफ मिनिस्टर्स थे, उन सब की फैमिली, सबकी मैं बोल रहा हूं तो सबकी ही समझिए, एक आध इधर उधर होंगे, वो जो अपर कास्ट के जो लीडर्स थे
उनकी सारी की फैमिली अभी बीजेपी में है। उनके यहाँ से जगन्नाथ मिश्रा हैं, भागवत झा आजाद हैं। मान लिया बीजेपी में नहीं, कीर्ति आजाद का चला तो दूसरी जगह चले गए। इस तरह से वो लीडरशिप जो है वो कांग्रेस में एक अपर कास्ट लीडरशिप रही, जो कि उसको छोड़ा नहीं। मतलब बीच खत्म होती गई पार्टी, मतलब अपर कास्ट चला गया बीजेपी के साथ, लेकिन उसकी लीडरशिप जो है कांग्रेस की, वो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब जो है, जब ये जाति जनगणना का सवाल और सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने, तब वो डिमांड शुरू हुआ। और काफी इस बार भी जो उनका न्याय सम्मेलन पटना में था, तो ये बात बहुत तेजी से आई कि भाई हम रिप्रेजेंटेशन क्यों, पार्टी में लीडरशिप में क्यों नहीं आप दे रहे हैं। तो अब वो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा है क्या कि मुसलमानों का जहां तक सवाल है, मेरा अंदाजा है कि हिंदुस्तान में अब जो है मुस्लिम समाज जो है, समुदाय, उसने जी कांग्रेस के साथ अपना भविष्य जोड़ लिया है। क्योंकि वो एक अकेली पार्टी है जो इसमें कोई उसमें किसी तरह का मतलब ढुलमुलपन दिखाई नहीं देता। वो जो है उनके इशू जो है, चाहे धारा 370 हो, कश्मीर का इशू हो, सब में एक कंसिस्टेंसी, बहुत प्रेशर है। नेशनलिस्ट जो जिसको अल्ट्रा नेशनलिज्म कहते हैं, मतलब फर्जी है राष्ट्रवाद, लेकिन जो भी आप कहें, जो राष्ट्रवाद का जो हिंदुत्व है, उसके दबाव के बावजूद कांग्रेस जो है, बीच में कुछ कुछ कभी कभी दिखाई देता था, वो भी अब उसने छोड़ दिया है। अब वो एकदम साथ खड़ी है मुसलमानों के सवाल पर। उनका उनके खिलाफ जो भी चल रहा है बीजेपी का, कम्युनलिज्म के खिलाफ उसका स्टैंड और एक्शन दोनों क्लियर है। तो ये फेनोमेना आपको दिखाई दे रहा है बिहार में भी। बिहार में आरजेडी एक पार्टी रही है जिसका कभी कंप्रोमाइज नहीं किया कभी कम्युनलिज्म के साथ, लेकिन वो स्टैग्नेट कर रही है, वो एक कहीं ना कहीं रुक गई है। कांग्रेस एक रिवाइवल फेज में है, जिसकी वजह से बिहार के मुसलमानों में भी ये जो है उम्मीद उनको दिखने लगी है, उनको भी ये कांग्रेस अनिल जी, वक्फ पर आपको क्या लग रहा है? वक्फ पर नीतीश और नायडू क्या स्टैंड ले सकते हैं? जेपीसी को गया तो उनको लगा कि चलिए थोड़ी राहत की सांस हुई, लेकिन अब तो मसौदा बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव तो किया नहीं गया है। कोई विपक्ष के जिन्होंने विपक्ष के सांसदों ने जो भी बदलाव की बात की, वो तो शामिल ही नहीं किया गया। तो मसौदा तो वैसा का वैसा ही है, और मुस्लिम समाज उसका वही विरोध अभी कर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से समझा जाए जैसे सीए एनआरसी के वक्त जिस तरह का आंदोलन हमने बड़े पैमाने पर देखा था, ये मामला जो है वक्फ बोर्ड का, ये उससे कुछ कम नहीं है। जिस तरह की एक बेचैनी मुस्लिम समाज में देखने के लिए मिल रही है, क्या आपको लग रहा है कि खड़े हुए नजर आएंगे नीतीश नायडू इसके साथ, या आपको लगता है कि उनके लिए भी अब मुश्किल की घड़ी है आने वाला हफ्ता? देखिए, पहले तो वक्फ बोर्ड का जो लॉ अमेंडमेंट है, उसके बारे में आपको देखना चाहिए कि वो है क्या मामला। देखिए, उसको आप कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए, उसको एक संदर्भ में देखने की जरूरत है। वो जो देखिए, उनको मार्जिनलाइज किया उन्होंने। पहली रूलिंग पार्टी है हिंदुस्तान की, या पहली पार्टी है जिसने घोषित तौर पे कहा कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हम जो है पब्लिक कंटेस्ट करने के लिए मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। मतलब मुसलमान हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, उनकी भागीदारी हम नहीं होने देंगे पॉलिटिक्स में। पहले क्या था कि एक तरह का छुपा हुआ था, मतलब अप्रत्यक्ष था, क्योंकि उनके यहाँ भी सिकंदर बख्त और बहुत सारे आरिफ बेग जैसे नेता थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो उनके नेता भी थे, शाहनवाज हुसैन या ये मुख्तार अब्बास, उस सबको उन्होंने हटाया और इंश्योर किया कि कोई भी पब्लिक जो चुनाव हो करके जीतने वाला कोई भी कैंडिडेट ना रहे, जो कि जीत करके आए थे। ये क्या शाहनवाज हुसैन। तो एक तो है क्या कि उनको पॉलिटिक्स के स्पेस से, मतलब पब्लिक स्पेस से तो करना ही है, पॉलिटिक्स का जो रूलिंग स्पेस है उससे भी निकाला बकायदा। उसके बाद बुलडोजर आप देख रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग वगैरह ये सब तो हुआ ही। उसके बाद कानून जो बन रहे हैं यूसीसी का, ये क्या कहते हैं, गोहत्या विरोधी कानून के नाम पर क्या क्या चला वो आप देख रहे हैं। तो मुसलमानों को पब्लिक एंड पॉलिटिकल स्पेस से बाहर किया।
अब था क्या कि उनको किसी तरह से उनके जो रिसोर्सेस है उसमें दो रिसोर्सेस थे। जो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस है वो है वक्फ बोर्ड, वक्फ की जमीन। वक्फ है कि मदरसा चलाना हो, कोई काम करना हो, कोई अनाथालय चलाना हो, इसके लिए वो काम आता था। वो सब उनके दान की हुई जमीन है। उन्होंने कोई सरकार का 1 रुपया, ये नहीं है कि 1 रुपया में आपने जमीन अलॉट करा लिया है। ये सब उनका अपना जो समाज के लोगों का, संपन्न लोगों का, और हमको लग रहा है कि गैर संपन्न लोगों का भी, मान लीजिए जिनके बच्चे नहीं हुए, उन्होंने अपना जमीन वक्फ को दे दिए। तो इस तरह के लैंड है जो रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस है, वो है। तो पहले तो उन्होंने आजीविका के लिए, आपने देखा गया क्या कि जो कांवड़िया लोगों को बेचने के लिए मना किया, और उसके लिए आप बोर्ड लगाओ, और उसको बकायदा पुलिस ने ये लागू किया। तो उनको है क्या कि उनकी आजीविका, और आपने देखा भी हुआ कोरोना के समय में और बहुत जगह कि वेंडर से नहीं लेना है। बकायदा दिल्ली में प्रवेश वर्मा का मेरे ख्याल में याद आ रहा है, जो उन्होंने मना किया कि आप उनका सामान खरीदो। तो ये तो बकायदा एक मार्जिन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन के अलावा इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, मार्जिनलाइज करना था उनको, उसमें ये आजीविका का लिया। अब वक्फ में जो जमीन है या जो कम्युनिटी रिसोर्सेस है उसको भी लूट लेना है। तो ये उनका डिप्राइवेशन का मामला था। अब आपने कहा कि नीतीश और नायडू दोनों कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको क्या दिख रहा है? अली अनवर जो है आज ज्वाइन कर लिया। अली अनवर उनका फेस हुआ करते थे। बहुत ही कायदे के पॉलिटिशियन, बहुत पढ़े लिखे हैं और पत्रकार रह चुके हैं। बहुत मतलब जहनी जिसको कहता है, उनकी काफी समझदार आदमी है। वो जो है आज कांग्रेस के ज्वाइन किया। ये एक सिग्निफिकेंस है। वो सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति का नहीं है, ये है कि जेडीयू का जो सरेंडर है बीजेपी के कम्युनलिज्म के सामने, उसके खिलाफ बगावत है कि ये जो है हमारे यहाँ नहीं कर सकता। जेडीयू और ये तरह की पार्टियां, जैसे ये क्या कहते हैं नायडू हैं, वो एक तरह का शील्ड का काम कर रही थी कि बीच में जो है थी, उधर जो है लगे कि सेकुलर है, लगे कि सेकुलर है, सेकुलरिज्म के लिए काम नहीं कर रहे, लगने का। ये जरूर है कि उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम नहीं किया है मुसलमानों के खिलाफ, उनके रिसोर्स लेने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं किया, उनको मार्जिनलाइज करने का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। इसके लिए आपको उनको क्रेडिट देनी पड़ेगी, ये मैं मानता हूं। क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार होती तो आप सोचिए कि गिरिराज सिंह इस पर ही चुप नहीं बैठ जाते कि वो एक यात्रा करते। वो जो है योगी आदित्यनाथ की तरह के कार्यक्रम चलाते। तो ये जो है, ये जरूर उनका क्रेडिट है। इसका लाभ लेकिन नहीं मिला। अब ये लिमिट हो गया, क्योंकि अब इसके बीजेपी अपना चीज चलाते जा रही है। धारा 370 हो, चाहे मतलब कम्युनलाइज करने का, उनको मार्जिनलाइज करने का, मुसलमान को समाज को बांटने का काम ये जारी है, और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ खुद अपने उस एजेंडा पर नहीं चल रहे हैं। इससे काम अब मुसलमानों का नहीं चलेगा। अब चंद्रा बाबू का सवाल है, चंद्रा बाबू भी वही कर रहे हैं। मेरा जहां तक मतलब आप करेक्ट करिएगा कि जो अमेंडमेंट्स 14 पास हुए हैं, जिनको माना, वो अमेंडमेंट सारे बीजेपी के अमेंडमेंट्स हैं। वो जेडीयू और ये क्या कहते हैं, चंद्रा बाबू की पार्टी के अमेंडमेंट्स नहीं है। ये जो है कोई एनडीए का अमेंडमेंट नहीं है। ये मीडिया छुपा रहा है मेरे ख्याल में। मतलब मैं इस पर जरा पक्का पता करूंगा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि ये सारे अमेंडमेंट बीजेपी के लोगों ने दिए थे। जो कमी रह गई थी मुसलमान विरोधी बनाने का वक्फ बोर्ड को, वो कमी पूरी कर दी। जैसे कि था क्या कि 2 सदस्य रहेंगे, गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी था कि उनका जो है एक सदस्य, मतलब उनका जो चेयरमैन कोई था, वो गैर मुस्लिम हो सकता है या नहीं, तो वो क्लैरिफाई कर दिया कि वो भी गैर मुस्लिम हो सकता है। मतलब वो जो लूप होल्स या जो कमी रह गई थी, वो ये 14 अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट कोई अमेंडमेंट उसको लिबरल बनाने के लिए नहीं है, ऐसा मेरा मतलब रीडिंग है। आप लोग उसको करेक्ट करिएगा, क्योंकि उसको और जरा जांचना चाहिए। तो वो लोगों को अभी तक उन्होंने जब वक्फ बोर्ड के मामले को कुछ नहीं किया,
तो वो कुछ नहीं करेंगे। इस पर कुछ उनके साथ लोग जाएंगे, बाहर होंगे, और दे विल वो लोग वेट करेंगे कि जब चुनाव होगा तो कुछ कैंडिडेट मुसलमान देंगे, कुछ उनको मान लिया 6,000 रुपया पेंशन दो, मदरसा को कुछ पैसा दो, ये सब टाइप का कुछ करके उनको लगता है क्या कि अभी तो उनको इलेक्शन लड़ना नहीं है चंद्रा बाबू को, जी। इनको लड़ना है, तो ये उसको उस तरह साधने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि ना भी करें, क्योंकि जो कल मेरे मित्र किसी ने कहा बिहार के किसी चैनल पे कि ललन सिंह के पास जब लोग गए, मुसलमान तबके के लोग गए उनसे मिलने के लिए वक्फ बोर्ड के इशू पर, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूं और आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, ये भी कहा बहुत ज्यादा। और आपको याद होगा कि ललन सिंह ने वो कोट किया उसने, और ललन सिंह ने बहुत जोरदार वकालत की थी, आपको याद होगा, वक्फ बोर्ड के बिल्कुल जो वक्त को लेकर लोकसभा में। तो अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी अगर नीतीश, मैं नहीं मानता कि नीतीश कोई कॉमनल आदमी है और ना नीतीश कोई कॉमनल एजेंडा लेके चलेंगे, ये बात तो पक्की है, लेकिन वो इसके लिए लड़ लेंगे इसकी उम्मीद नहीं है। अगर लड़ लेते तो अली अनवर बाहर नहीं जाते और भी लोग नहीं जाते, ये पक्का है। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। तो ऐसे में क्या राकेश जी, ये एक तरह से ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि जो मुखौटे हैं वो तो सारे उतर रहे हैं, वो चाहे पार्टियों के अंदर मौजूदा लोग हों या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो ये अपने आप को समाजवाद का चेहरा कहती रही, या फिर उनकी एक सियासत हो, वो मुखौटे उतर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाली सियासत के लिए ये एक तरह का खुशाइन कदम है कि जो विचारों की लड़ाई हो रही है, उस विचारों की लड़ाई में बिल्कुल साफ साफ ये चीजें अब होती हुई नजर आ रही हैं, और ये उन पार्टियों के लिए जो विचारों की लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस अव्वल नंबर पर आती है, बिहार की बात करें तो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव हैं, वाम पार्टियां हैं, उनके लिए एक तरह की जो जमीन है वो पूरी तरीके से साफ हो गई। कोई कंफ्यूजन मुसलमानों के लिए या फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इनके लिए नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनको साफ तौर पर दिख रहा है उनकी लड़ाई लड़ कौन रहा है और कौन सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिला हुआ है, उनके साथ मिलकर सत्ता की मलाई चाट रहा है। बुशरा जी, देखिए, हकीकत यह है कि देश आजाद होने के बाद 1947 से और 2025 में हम आ गए हैं, ये पहला मौका है, पहला दशक है जहां की समाज में सीधी सीधी विभाजक रेखा खींचने की योजनाबद्ध कोशिश की गई और उसमें बाकायदा सत्ता प्रतिष्ठान का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि अभी सिन्हा साहब ने बताया कि नीचे से लेकर ऊपर तक हम अल्पसंख्यक को सार्वजनिक जीवन में रहने नहीं देंगे, हम उसको चुनाव लड़ने नहीं देंगे, टिकट ही नहीं देंगे हम, चाहे वो नगर निगम के पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, नहीं देंगे। उनके जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है या धार्मिक संस्थान है, उसमें मदाखलत करेंगे। आप देखिए, जामिया मिलिया उनके इशारे पर रहा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय उनके इशारे पर है, और अब वक्फ बोर्ड उनके इशारे पर है। तो वो हर तरह से इस देश के अल्पसंख्यक समाज को, सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं, मुस्लिमों के अलावा और भी जो अल्पसंख्यक है, उन्होंने सिखों को खालिस्तानी कहा। किसानों के आंदोलन में जब सिखों ने सक्रिय भागीदारी की तो उन्हें खालिस्तानी कहा। मणिपुर में आपने अभी देखा 250 से ज्यादा चर्च जला दिए गए। तो ये अल्पसंख्यक, सब तरह के अल्पसंख्यक इस भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। अब ऐसे में जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां थीं, जिसमें जेडीयू सबसे ऊपर जिसका नाम दिया जाता है, वो भी बेनकाब हो गई है, क्योंकि उसने इस कोशिश का कहीं खुलकर विरोध नहीं किया, बल्कि सत्ता में भागीदारी करते हुए इन कोशिशों का मौन समर्थन ही किया है। जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि नीतीश बाबू व्यक्तिगत तौर पर कम्युनल आदमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत राजनीति में नहीं होता है। जब आप सामूहिक नेतृत्व के लिए खड़े हैं तो आपको जो है वो दिखाई देना चाहिए। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आपको जो सांप्रदायिक तत्व हैं उनके साथ सत्ता में भागीदारी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लगातार कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय है, हर तरह का, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे जैन हो, सब में निराशा इतनी गहरी हो गई है कि आप देखिए कि जो जीतन मांझी साहब है, बिहार से ही आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी संकेत दे दिया है कि वो बहुत दिनों तक
इस केंद्र की सत्ता में रहने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उनका उस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। तो जब राजनीतिक आप उसका वजूद खत्म कर रहे हैं, आर्थिक वजूद खत्म कर रहे हैं, सामाजिक वजूद खत्म कर रहे हैं, योजना बना करके, कानून बना करके, तो ऐसे में लड़ाई बहुत आर पार की होने वाली है। और ये लड़ाई, आपने वैचारिक की राजनीति की बात की, तो विचार तो सिर्फ कांग्रेस के पास बचा है लड़ाई के लिए कि भाई वो धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए, उधर इधर इनका सांप्रदायिक विचार है कि इन्हें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए देश में। तो इस दोनों की लड़ाई में अब ये बिल्कुल धर्म युद्ध है। एक तरफ आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। नीतीश बाबू इसमें चूकते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उनका भविष्य इस विधानसभा चुनाव के साथ ही समाप्त हो जाएगा। और यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू साहब के यहाँ, वहां भले ही अभी चुनाव नहीं है, लेकिन वहां का जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या वक्फ के मामले में प्रभावित नहीं होगा? अगर वक्फ में गैर मुस्लिम लोग घुस जाएंगे, वक्फ की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जाएगी, तो आप ये मानकर चलते हैं कि हैदराबाद का या तेलंगाना का या केरल का या उत्तर प्रदेश का मुसलमान चुप बैठेगा? वो स्टैंड लेगा। और उसे, चूंकि राज सत्ता इन सब के पीछे होती है, संरक्षण के पीछे भी और विध्वंस के पीछे भी, तो और ऐसी राजनीतिक पार्टी को अपना मुस्तकबिल सौंपेगी जो सचमुच में लड़ सकती है। और वो पार्टी फिलहाल कांग्रेस है। और बिहार में आरजेडी का जिक्र हुआ है। आरजेडी भी कोई विचारधारा की पार्टी बहुत नहीं है, लेकिन अभी तक संयोग से उनका जो स्टैंड है वो धर्मनिरपेक्ष रहा है और उसके लिए उन्होंने कीमत भी चुकाई है। कई बार उन्होंने सत्ता से हटना भी मंजूर किया है। इसलिए जो कुछ उम्मीद बचती है वो कांग्रेस से है, आरजेडी से है, लेकिन जेडीयू से या टीडीपी से इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज को कोई उम्मीद नहीं है। और आप देखेंगे जो संसद का आने वाला सत्र, बजट सत्र है, इस सत्र में ये विभाजक रेखा और साफ आपको दिखाई देगी। और यहाँ से लड़ाई दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कोई खत्म होने वाली नहीं है। भले ही कोई परिणाम आए, भले ही भारतीय जनता पार्टी एन हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली जीत ले, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई बिहार में आते आते तक और ज्यादा उग्र हो जाएगी और हमें अंतिम नतीजे बिहार में ही देखने को इसके मिल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो क्या अनिल जी, ये क्योंकि हर चीज का फैसला आप चुनाव में हार जीत से ही करते हैं, कि आपके विचारों के साथ जनता कितनी खड़ी हुई नजर आ रही है। हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, दोनों चुनाव जीती बीजेपी। हालांकि ये विचारों की कोई लड़ाई थी ऐसा नहीं लगता, बल्कि जो संवैधानिक लगता है जी, कुछ तकनीकी खराबी कुछ आ रही है। लेकिन अनिल जी, सवाल मेरा आपसे ये, तो क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने जा रही है? क्योंकि हार और जीत चुनाव में इसी से बहुत कुछ तय होता है। सत्ता चाहिए आपको कोई भी परिवर्तन करने के लिए, और अगर सत्ता आपको नहीं मिल रही है तो फिर ये विचारों की लड़ाई आपको लगता है कि लंबी चल पाएगी? और खासतौर पे वक्फ के हवाले से कहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये एक तरह से ये मुसलमानों के लिए ये इमोशनल इशू ही नहीं है। पहले आप उनकी नागरिकता छीनने की बात करते हैं, फिर आप उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने की बात करते हैं। लगातार हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर जो राइट्स हुए उसमें किस तरह से जो मुसलमान जिनके पास पैसा था, जिनके बड़े बड़े अच्छे घर कारोबार थे, उन सबको बर्बाद किया गया। तो ये भी साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे इकोनॉमिकली भी उनकी कमर तोड़ी जाए, और उसमें वक्फ एक बड़ा किरदार है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर ये बिल पास यहाँ से करा लिया जाता है तो फिर आगे की लड़ाई को कहाँ जाता हुआ आप देखते हैं? देखिए क्या है कि मतलब रियल चैलेंज है मुसलमानों के सामने कि वो जो है इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे सरवाइव करते हैं, मतलब सेकुलरिज्म का साथ देते रहे। अभी तक वो पैसिव रोल रहा उनका, पैसिव इन द सेंस कि कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टीज है, उनको उन्होंने, टीएमसी है, ऐसी पार्टियों को सिर्फ मदद दी है। अब उनको जो देश के जो व्यापक बदलाव, जो जिसमें मैं मानता हूं कि उनकी जो लीडरशिप है वो जो है उनको वो उस काम में आगे नहीं आने देती है। जो देश को बदलने का जो व्यापक एजेंडा है, उसके एजेंडे से अपने को जोड़ना पड़ेगा मुस्लिम पॉलिटिक्स को। जो मतलब ये थोड़ा वैचारिक मामला है, बहुत सीरियस इशू है।
वो जो है उसका इंटेलिजेंसिया जो है वो ये काम नहीं, ऑलवेज एक उसमें ये कहना चाहिए कि सिर्फ माइनॉरिटी इशू नहीं है, ये सेकुलरिज्म का जैसे इसको किया राहुल गांधी ने, इसको बताया कि संविधान का इशू है। तो इससे ये जो है कम्युनलिज्म का इशू और जो भागीदारी का इशू है वो एक यूनिवर्सल इशू बनता है। ये इस तरह से अपने इशूज को जो रिसोर्सेस है, कम्युनिटी के रिसोर्सेस हैं, उसको क्या कहाँ ये पहले तो ये जो सरकार के पास जो जमीनें आ रही हैं, जो वक्फ बोर्ड की जमीनें ली जाएंगी, ले जाती, उसके पहले जो जमीनें आ रही हैं वो किसको दे रही है? अब वो खाली वक्फ बोर्ड के लिए अगर लड़ेगा, मतलब ये मेरे निजी विचार आप कह सकते हैं, जी जी। पर पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर पा रही है। जो राहुल गांधी इंडिकेट कर रहे हैं कि अडानी अंबानी ये कॉर्पोरेट, ये लैंड पर क्यों नजर है, रेल के लैंड पर नजर है, डिफेंस लैंड पर नजर है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर नजर है, और मंदिर की जमीन पर भी अब हो सकता है नजर डाले। तो वो नजर, ये नजर जो है सरकार की, ये क्यों है? क्योंकि अभी लैंड ही एक ऐसा रिसोर्सेस है जो इजीली बेच सकते हैं आप अडानी, या उनको बेल आउट करने के लिए उनको तो आपने बैंक दे ही दिया, आपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे ही दिए, तो अब ये लैंड रिसोर्सेज कब्जा करना है। जब तक इस ब्रॉडर इशू को ये जो है ये इमाम और मौलाना जो है इसको सिर्फ मुसलमानों का मामला लेकर चलाएंगे तो इसको समर्थन नहीं मिलने वाला है ये का मतलब आम लोगों का। और इसको इसको ये जरूर है कम्युनिटी डिप्राइवेशन, लेकिन क्यों? ये इसीलिए कि ये लैंड लेकर के किसको देना चाहते हैं, जब तक ये कांग्रेस भी नहीं पूछ रही है, लेकिन ये कांग्रेस को इंडिकेट कर रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो आप, जो ये कर रहे हो सब बोल रहे हैं, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो जमीन में अब देखिए क्या हुआ। अब क्यों जो चीजें पिटती हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सिर्फ जो पॉलिटिकल इक्वेशन से वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमको उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए क्या है, यूपी में जब कांवड़िया का इशू उठा और सबको कहा कि आप कार्ड दिखाओ, तो एक ज्वाइंट फ्रंट होना चाहिए था कि भाई ठेला लगाने की आजादी है, हमको संविधान ने दी है कि हम कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, अनलेस कि हम आपका एडल्ट्रेशन नहीं करते हो, हम चोरी नहीं करते हो, हम जो है क्या कहते हैं बलवा नहीं फैलाते हो, ड्रग नहीं बेचते हो। ये इशू को मुसलमान वाला इशू करके रखने से वो इशू पिट गया। और ये इसमें हमको लग रहा है इमेजिनेशन का प्रॉब्लम था, ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का भी। आप कोई भी, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, वो क्यों अपना नाम लगाएगा? उसकी प्राइवेसी नहीं है। आप सामान खराब है या अच्छा ये रखो, आप उनका पता नोट करो, आप अपना क्या कहते हैं फूड एंड जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको दुरुस्त करो, उसके लिए कम बनी हुई है, क्या कहते हैं महकमा बना हुआ है जो आपका सैंपल टेस्ट करेगा। तो वो नहीं करेगा, वो मुसलमान है इसीलिए नहीं बेचे, तो बाकी के राइट्स भी इसी तरह खत्म होंगे जब तक ये इशू नहीं। जैसे वक्फ वाला है, वक्फ वाला में मुसलमानों को, मतलब मुस्लिम लीडरशिप को ये फैलाना चाहिए कि ये जमीन ले रहे हैं, वक्फ तो अभी निशाना है, बाद में दूसरे का भी लेंगे। ये जमीन लेकर के जैसे धारा भी ले रहा है उसी तरह वक्फ बोर्ड की जमीन लेगा, और ये जमीन, और ये जो है अडानी या अंबानी का मकान है वक्फ की जमीन पर कहता है उसको करना है। ये इशू इसको जब तक यूनिवर्सलाइज नहीं करेंगे, एक कम्युनल इशू और कम्युनिटेरियन इशू जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो अगर सामुदायिक मामला सिर्फ रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो ये हमको लग रहा है इनको भी जरूरत है, फाइट तो इस पे होगी, क्योंकि रिसोर्सेस जो है उनका ये लास्ट, ये कि सीए के बाद एक बहुत बड़ा सीए था कि उनको डीलेजिटिमाइज करना एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हजारों साल से जिनका कि कोई मतलब 90% मुसलमान हिंदुस्तान का ऐसा है, 90 नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, 99%, 1% होगा जो उज्बेकिस्तान से या बुखारा से आया होगा या अरब से जोड़ता संबंध सब है अपना। वो हर एक, हमारे यहाँ भी सब अपने को अपर कास्ट बताते हैं, वो छोड़ दीजिए। सच्चाई ये है कि ये मुसलमान 99% हिंदुस्तान का मुसलमान है, और जो कभी समुद्र के पार नहीं गया, सीमा के पार नहीं गया, पीढ़ियों में कि अपने
किसी भी पीढ़ी में। अब उसको जो है आप उसकी नागरिकता का सवाल कर रहे हैं, उसका उसका ये आप कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको यूनिवर्सलाइज करना होगा, लेकिन ये सवाल रोक नहीं पाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू को या नीतीश कुमार तो हमको लग रहा है कि उस स्थिति में है ही नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को एक कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन वो चूंकि बीजेपी के साथ है, ये वोट बैंक ज्यादा देर रख नहीं सकते। बीजेपी के साथ ऑलरेडी सरकार बनाए हुए हैं सेंटर में, स्टेट में, तो उसको कैसे आप डिनाई कर सकते। तो इसीलिए और उनके साथ ही रहना है आपको, फिलहाल ऐसा लग रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू को लेकिन का उनका वोट बैंक खिसकेगा, जेडीयू का वोट बैंक भी खिसकेगा। इस मामले में हमको लग रहा है कि जो लीडरशिप है मुसलमानों की, और जो उनका जो वोट ये है, मतलब उनका जो समझिए कि समर्थन है, वो कांग्रेस की तरफ खिसकेगा। ये इसके नतीजे दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, ये हम दिल्ली में भी होता हुआ देख रहे हैं। और क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग भी करती हूँ, तो लोगों से जो बातचीत और जो संवाद होता है, उससे भी साफ तौर पर ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के पास रहा हो या किसी और पार्टी के पास रहा हो, वो सब अब धीरे-धीरे कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है। और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी, और उस राहुल गांधी जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बाहर जो मुद्दे उठाते हैं और जिस बेबाकी से वो बात को रखते हैं, कोई लाग लपेट नहीं होती है, वो लोगों को, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को, वो पसंद आ रही हैं बातें, और उनको लग रहा है कि वो उनकी बातों को वैसे ही उठा रहे हैं जैसे वो चाहते हैं कि कोई एक नेशनल लीडर उठाए, और वो तो नेता प्रतिपक्ष अब हैं। तो जाहिर सी बात है, ये वक्फ की पूरी लड़ाई जो है, ये काफी अब आने वाले वक्त में पेचीदा होने जा रही है। देखना ये होगा कि पार्लियामेंट के सेशन में, बजट सेशन में पहले ही हफ्ते में बताया जा रहा है कि इसको पेश किया जाएगा, ताकि दिल्ली के चुनाव में इसको भुनाया जा सके, क्योंकि बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए हुए कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है, या उस तरह से वो फाइट में नहीं आ सकती है। अभी भी पूरी तरीके से वो बैकफुट पर है। तो उसको लगता है वक्फ शायद एक ऐसा जरिया है, या फिर उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना चुनाव से जस्ट पहले दिल्ली के, वो भी एक तरह का हथकंडा वो अपना रही है। लेकिन देखना ये होगा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश क्या करते हैं। बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन उनका रुख देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर नीतीश और नायडू की सियासत किस तरह से बदलती है, उसका फायदा और नुकसान किसको होता है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अनिल जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।